नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, निबंध लेखन का हमारा क्रम चल रहा था और आज के विषय को हम देखेंगे। यह है महिला सशक्तिकरण का एक विषय और इसमें हम चर्चा करेंगे समान विवाह की आयु की। विवाह की आयु समान होनी चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। किसी के लिए 21 और किसी के लिए 18 न हो, क्योंकि ये भी भेदभाव ही दर्शाता है। तो ये बात है और चर्चा के रूप में हम इसे आजकल देख ही पा रहे हैं, क्योंकि सरकार इस पर गहनता से विचार कर रही है। अब ये चर्चा का विषय क्यों है, ये बताते हुए आपको शुरू करना होगा। तो पहले इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। ड्राफ्टिंग में यही बताएंगे कि ये चर्चा में क्यों है और कैसे, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत पीछे से हो रही है, ऐसा नहीं कि अभी ही हो रही है। विवाह की आयु पे बहुत बार बहस हो चुकी है और अंत में जो तय किया गया है वो 18 और 21 है, लेकिन अभी भी उसमें असमानता है, तो उसको दूर करने की बात चल रही है। तो उस पर आप लिखेंगे। उसके बाद आपको देना पड़ेगा बैकग्राउंड, क्योंकि किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ आधार होता है, तो इसमें भी पीछे से आधार कहाँ पर है वो खोज कर आपको लिखना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति क्या है, जब पीछे की बात आप करेंगे तो तत्काल में वो कैसी कंडीशन में है ये भी बताना पड़ेगा। अब हर अच्छी चीज़ का भी कुछ बुरा पक्ष होता है, मतलब जब हम उसे लागू करते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी दिखाई देते हैं, तो वो जो साइड इफेक्ट है वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे। सिर्फ अच्छा अच्छा लिखकर आप काम छुट्टी नहीं कर सकते हैं, आपको उसकी बुरी चीज़ें भी दिखानी पड़ेंगी और उसका समाधान बाकायदा बताना पड़ेगा। तो समाधान बताते हुए आप उपसंहार करेंगे। ये एक स्वस्थ निबंध और अच्छे निबंध को लिखने का तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जैसे पॉइंट्स में दिया हुआ है वैसे आप पॉइंट्स में मत लिखिएगा, क्योंकि पूरा निबंध आप बुलेट पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं। निबंध को लिखने का सबसे आदर्श तरीका होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में ही लिखिए, ज़्यादातर लेखन पैराग्राफ में कीजिए। जहाँ लगे कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वहाँ आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन वो भी आवश्यकता से ज़्यादा नहीं। और कुछ हिस्सों में आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कुछ को पॉइंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ को सिर्फ सीमित। ज़्यादातर जो है मैक्सिमम पार्ट 70% वो आपका पैराग्राफ में होना चाहिए। यहाँ आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दिखाए गए हैं ताकि आप इसके आधार पे अपनी रूपरेखा तैयार कर सकें। तो इसमें आप देखिए क्या पॉइंट जोड़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी तत्काल का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य आयु में एकरूपता लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो ये एक सार्थक पहल है। और बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है PCMA जिसे हम कहते हैं 2006 वाला एक्ट है। और इसके अलावा जो अन्य पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ का मतलब जो सांप्रदायिक कानून आप अलग अलग होते हैं, तो उनमें संशोधन करके महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 की जाएगी। अब ये है चर्चा का विषय। यह निर्णय समता पार्टी के पूर्व प्रमुख जया जेटली के नेतृत्व में गठित एक 4 सदस्यीय टास्क फोर्स जो थी उसकी सिफारिश पर आधारित है। और भारत में विवाह की न्यूनतम आयु पहली बार तय की गई थी शारदा अधिनियम 1929 के द्वारा, और बाद में इसका नाम बदलकर बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 कर दिया गया। तो जिस समय ये कानून बना था, शारदा एक्ट जिसे आप कहते हैं, तो उस समय यही समस्या थी कि बचपन में ही विवाह कर देते थे। अब वो समस्या काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं कि बाल विवाह से हमें निजात मिल गई है, लेकिन फिर भी उसमें एक हद तक कमी आई है। तो अब हमारे सामने ये है कि हम भेदभाव कम करें, मतलब जो एक विसंगति है आयु सीमा में उसको घटाएं। 1978 में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 और लड़कों के लिए 21 करने के लिए कानून में संशोधन किया गया। और यह स्थिति बाल विवाह निषेध अधिनियम PCMA इसके 2006 वाला जो एक्ट है, ध्यान दीजिएगा सन भी लिख देते हैं तो उससे विश्वसनीयता बनी रहती है। तो इस नाम से जो कानून आया है नए कानून में बनी हुई है। नया कानून का मतलब 2006 का है, तो हम नया कह सकते हैं। और ये जो नया कानून है यानी PCMA, इसने CMRA 1929 को प्रतिस्थापित किया। मतलब इसकी जगह पे ये नया कानून आया है। तो कौन सा कानून पहले चल रहा था और कौन सा अभी तत्काल में क्रियान्वित हो रहा है या फिर अभी कार्य में है, तो उसको हमें दिखाना पड़ेगा। और पीछे के कानून में कमियां क्या थी आप ये भी दिखा सकते हैं। अब इसमें देखिए लाभ क्या है, अब पक्ष और विपक्ष में लिखना होगा ना, तो लाभ क्या है और हानि क्या है। तो लाभ तो बहुत सारे हैं, अनगिनत लाभ है। सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं का कल्याण होगा, बाल कल्याण और महिला कल्याण से जुड़ा हुआ है। माता का गरीब होना बच्चे के कुपोषण के संबंध में एक बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि तब सारा दारोमदार पुरुष मुखिया जो है यानी पिता उसी के ऊपर होता है। पिता की मर्जी है भाई, अगर वो जिम्मेदारी समझने वाला एक अच्छा मनुष्य है तब तो ठीक है, वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे का भरण पोषण करेगा। लेकिन अगर वो शराबी, जुआरी या इस तरह का कोई बेकार प्रवृत्ति में लगा हुआ इंसान निकला, तो इसमें महिलाओं को और बच्चों को झेलना पड़ता है। और महिला के पास कोई कौशल नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वो गरीब या गरीबी में ही रहेगी, अपने बच्चे को उचित पोषण नहीं दे पाएगी, शिक्षा नहीं दे पाएगी। विवाह की कम उम्र जब होती है, यानी पहले ही कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास गर्भ धारण के लिए एक पर्याप्त उम्र होती है। मतलब रजोनिवृत्ति की आयु तक
उनके पास पूरा एक फर्टिलिटी का टाइम होता है, तो उसमें वो जनसंख्या बढ़ाने का भी काम करती हैं, प्लस अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाती हैं, और ऐसा करना उनकी विवशता हो जाती है। ठीक, तो गर्भधारण भी माताओं और बच्चों के पोषण स्तर और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है, शरीर सक्षम हो गया है, लेकिन अभी मन उस हिसाब से तैयार नहीं होता। शरीर के साथ साथ जो स्वास्थ्य की स्थितियां हैं वो भी डावाडोल हो जाती हैं। महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता को बढ़ावा मिलेगा इससे। ये जो विवाह की समान आयु की बात हो रही है, इससे महिला सशक्त होंगी, निश्चित तौर पे होंगी, और लैंगिक समानता की ओर ये दिखाएगा। तो बच्चे के जन्म के समय माँ की उम्र और उसके शैक्षणिक स्तर और रहन सहन, स्वास्थ्य की स्थिति महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करती है। मतलब जितना उसका सामाजिक दायरा रहेगा, जितना शैक्षणिक स्तर रहेगा और रहन सहन जैसा रहेगा, उसके स्वास्थ्य की स्थिति जैसी रहेगी, अपने बच्चे के विषय में वो वैसा ही निर्णय ले पाएगी। अगर उसे कुछ पता ही नहीं है, उसे ये तक नहीं पता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे पालना पोसना कैसे है, और बच्चा पृथ्वी पर आ गया तो उसके बाद उसकी आगे की जिम्मेदारियां क्या निभाना है, क्या करना है, ये सब मालूम ही नहीं है। तो ये सब बातें जब नहीं मालूम है तो वो अपने बच्चे को एक उचित भविष्य नहीं दे सकती। इस तरह की स्थितियां होती है। तो निर्णय लेने की शक्ति जो है वो उम्र के साथ प्रबल होती है, ये एक बात है। कितना भी आप पढ़ा लीजिए, अगर सारी शिक्षा 16 वर्ष की आयु में ही कंप्लीट हो जाती है, तो भी जो बौद्धिक विकास है उसमें अनुभव का ज्ञान जब मिलता है, तब जाकर ये निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होती है। तो वो उम्र बढ़ने के साथ आती है। अब इसके बाद आप देखें कि बाल विवाह की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर भारत में सबसे कम उम्र में विवाह होते हैं, मतलब सबसे अधिक मात्रा में कम उम्र में विवाह होते हैं, और ये कानून बाल विवाह के खतरे को भी काफ़ी हद तक नियंत्रित करेगा। अब इसके विपक्ष में क्या तर्क है, ये जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बाल विवाह कानून जो है उसका क्रियान्वयन बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि हमारा जो सामाजिक ढांचा है ना, उसमें बहुत विसंगतियाँ हैं, और ज़्यादातर जाति, धर्म और संप्रदाय के मामले में यहाँ पर चीज़ें संगीन हो जाती हैं। और प्रमाण बताते हैं कि जब कानून का इस्तेमाल किया जाता है तो ज़्यादातर युवा वयस्कों को स्व व्यवस्थित विवाह के लिए दंडित करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अब बाल विवाह को रोकने वाला कानून ठीक से क्रियान्वित नहीं हो पाता, इसके पीछे बहुत सारे पेच हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है, मतलब ये 5वें नंबर का सर्वे था, बार बार होता है, तो इसके हिसाब से ये रिपोर्ट आई है कि बाल विवाह में गिरावट तो हुई है, लेकिन मामूली, जैसी होनी चाहिए थी, जैसे समय में हम जी रहे हैं और जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी तो नहीं। 2015-16 में 27% से गिरकर 2019-20 में ये 23% हो गया है। तो मतलब 27 से 23 पर पहुंचा है, लेकिन ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि 23 भी तो कम नहीं होता। अब 70% कम उम्र के विवाह जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे जो वंचित समुदाय है उनमें होती। जो ऊपर की कैटेगरी है, जो कि थोड़ा पढ़ी लिखी है या सामाजिक स्तर उनका ठीक है, तो वहाँ तो बाल विवाह पे काफ़ी हद तक कंट्रोल है, लेकिन वहाँ पे पंगु विवाह होते हैं। ऐसे जो सामाजिक स्तर है ना, जहाँ पे एकदम से छोटी आयु में विवाह नहीं करते हैं, तो उसमें लड़की को पंगु बना कर रखते हैं। मतलब जो सामाजिक स्थितियाँ हैं उसमें न तो ढंग की शिक्षा देते हैं, ऐसी कौशल युक्त शिक्षा नहीं देते हैं कि लड़की अपने आत्मनिर्भर हो सके। लड़के को जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाएंगे और लड़की को सामान्य BA करवा देंगे, तो आप सोचिए कि कौशल विकास किसके अंदर होगा। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। लड़की को पहले से ही एक दूसरे के ऊपर आश्रित जीव की तरह पाला जाता है, और जब 18 साल या 21 साल की हो गई तो विवाह करके अपना काम छुट्टी कर लेते हैं। तो वो बेचारी, जब कौशल उसके अंदर डेवलप नहीं है, तो इतनी बड़ी आबादी में वो रोजगार कहाँ खोजेगी, तो वो भी एक तरह से बेरोजगार और बेसहारा हो जाती है। तो इस तरह की भी स्थितियाँ हैं, जो कि आजकल पढ़े लिखे समाज में कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है। अब यहाँ आप देखें कि कानून जो है ये वंचित समुदायों में जब पहुँचता है ना, तो वहाँ इन्हें खोद कर दफन कर दिया जाता है। मतलब ऐसे कानूनों को भूमिगत करके वो बड़े कट्टर हो जाते हैं और मरने मारने पर तुल जाते हैं कि नहीं, हम अपनी लड़की का इसी आयु में विवाह करेंगे, ये हमारे पुरखों की परंपरा है। तो इस तरह की जो दकियानूसी बातें हैं वो उनके सिर पर हावी रहती हैं। अब इसके बाद देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देना ये सबसे ज़रूरी है। देखिए, शिक्षा जो है ना, ये कहने के लिए नहीं कि पढ़ा लिखा लिया साक्षर हो गए। शिक्षा मानसिकता में बदलाव लाती है। अगर सही शिक्षा किसी को प्राप्त हुई है, मतलब जो सही मायने की शिक्षा है, गलत सही का पहचान कराने वाली शिक्षा है, तो वो कभी भी इस तरह के गलत कदम नहीं उठाएगा। तो शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। और बाल विवाह में देरी का जवाब शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने में है, क्योंकि ये प्रथा सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़ी हुई है। सही बात है। स्कूलों में स्किल और बिजनेस ट्रेनिंग, सेक्स एजुकेशन इत्यादि देनी होगी। देखिए, ये तीनों जरूरी है। और इसमें से ये वाला जब मामला उठता है ना, तो लोगों के आँख कान निकल जाते हैं। मतलब लोग एकदम शर्म से पानी पानी होने लगते हैं, क्योंकि ये जो एजुकेशन का दायरा है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है अपने समाज में, और इसका खामियाजा कम उम्र की लड़कियों और लड़कों दोनों को भुगतना पड़ता है। उसमें ज़्यादा भुगतती है लड़की। ठीक है, तो विवाह तो कर देते हैं, लेकिन उनके पास इस तरह का जो ज्ञान है वो शून्य होता है। जब उनका सामना पहली बार इस चीज़ से होता है, तो उनको सिर्फ मानसिक ठेस नहीं पहुँचती है, शारीरिक भी पहुँचती है, और ये उनके लिए बड़ा घातक होता है, एक सदमे जैसा होता है। तो ये स्थितियाँ जो है, इसमें निपटने के लिए तीनों तरह की शिक्षा आवश्यक है। मतलब स्किल की भी शिक्षा होनी चाहिए, कौशल विकास भी उनके अंदर होना चाहिए, बिजनेस करने का मादा और हुनर उनके अंदर होना चाहिए, और सेक्स के बारे में भी उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो उनकी प्यूबर्टी की एज है उसमें उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, तो वो अपने बारे में सही फैसला ले पाएंगे। ठीक है, और स्कूलों तक पहुँच बढ़ाना,
स्कूल में नामांकन तो हो जाता है, लड़की का भी नाम लिखवा देते हैं, लेकिन जाने कितना देते हैं और घर आने के बाद उसके साथ कैसा बर्ताव होता है, ये सोचने का विषय है। जो निम्न तबका है, जो कि आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है और जातिगत तौर पे भी उसके ऊपर पिछड़े हुए का टैग लगा हुआ है, लड़कियों को स्कूल भेजते हैं। बेशक ज़्यादातर जो है अब लड़कियों को स्कूल भेजने लगे, लेकिन वहाँ से आने के बाद पूरे घर के चौके बर्तन और बच्चों को संभालने में उसकी पूरी ज़िंदगी, जो दिन भर की ज़िंदगी है, वो बीत जाती है। उसे पढ़ने का और किताब खोलने का अवसर ही नहीं मिलता, और जो संसाधन है, पढ़ने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता है, वो भी नदारद रहते हैं। तो इस तरह की स्थितियों में कहाँ से शिक्षा का प्रसार हो पाएगा? तो ये सारी समस्याएं हैं जिससे कि अगर निजात मिली तो ये समान विवाह आयु वाला जो मुद्दा है, ये आराम से सफल हो पाएगा, नहीं तो सिर्फ कानून बनेगा और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमें जो बेसिक समस्याएं हैं उनको पहले दूर करने की आवश्यकता है, रास्ते के कांटे साफ करने होंगे, तभी ये योजना आगे बढ़ पाएगी। तो इस तरीके का अप्रोच रखकर इस टॉपिक में लिखा जा सकता है। लिखने के लिए बहुत सारे आयाम इस तरह के विषयों में होते हैं, आप अपनी जो निजी सोच है उसको रख सकते हैं। बस ये है कि एकदम से किसी का फेवर नहीं करना है और एकदम से किसी का विरोध नहीं करना है। मध्यम मार्ग हर निबंध में या हर आपके लेखन में दिखाई देना चाहिए, जिसकी कि सिविल सेवा परीक्षाओं को आवश्यकता होती है। तो इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।